नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने आरसीएस उड़ान योजना के तहत देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड का विस्तारीकरण किया गया, जहां पहला नया यात्री टर्मिनल तैयार किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। करीब 24 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए टर्मिनल में 400 यात्रियों की व्यवस्था की गई, जबकि टर्मिनल के अंदर उत्तराखंड के पारंपरिक और ऐतिहासिक चित्रों को भी दर्शाया गया। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अल्मोड़ा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का भी उद्घाटन किया। हस्तशिल्प की जो ऊनी वस्त्र, स्थानीय व्यंजन भी यहाँ की विशिष्ट पहचान है। आप सबने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर जब भी लक्ष्य सेन वगैरह मिलने जाते हैं तो उनके लिए यहाँ की बाल मिठाई लेकर जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी कभी भूलते नहीं हैं। जब भी जिक्र होता है अल्मोड़ा का तो बाल मिठाई का भी जिक्र होता है। और इस हेली सेवा की शुरुआत से प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेने वाले जो हमारे पर्यटक हैं वो आसानी से अब अल्मोड़ा पहुंच पाएंगे। बाई रोड जाना बड़ा कठिन होता था, बड़ा यात्रा थोड़ा लंबी भी होती थी, और बाहर के लोगों को भी और स्थानीय लोगों को भी ठीक आसानी से ये सेवा मिलेगी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश में और जहां एक और वायु सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, स्वदेशीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को भी ये सेवा मिले। और विशेषकर हमारे जैसे जो हमारा जो कठिन पूरा राज्य का जो एक भौगोलिक स्ट्रक्चर है, उसमें हेली सेवाओं का बहुत महत्व है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के सहयोग से आपदा को अवसर में बदलने का काम हमारे राज्य के परिवहन, ये जो नागरिक उड्डयन का जो हमारा टर्मिनल है, नागरिक विभाग है, उन्होंने किया है। और इसके साथ ही इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राजस्व की भी अच्छी प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को भी अच्छी सेवा प्रारंभ होगी। भारत सरकार की उड़े हर भारत का हर नागरिक योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी बेहतर सेवा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को उनके आवागमन में हर प्रकार की सुविधा मिले। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो वह हमारी हवाई सेवाओं की है। और कि हमारी चिन्यालीसौड़ की जो हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी का भी संचालन ठीक प्रकार से हो। पिथौरागढ़ के लिए हमारी जो ट्रायल लैंडिंग है दिल्ली से पिथौरागढ़, वो ट्रायल लैंडिंग भी संपन्न हो चुकी है। 2 ट्रायल लैंडिंग सफल हो गई है, अभी एक लैंडिंग और होगी। उसके बाद एक बड़ा काम होगा जिसके लिए हमारे माननीय सांसद जी और हमारे भारत सरकार के मंत्री अजय टम्टा जी यहाँ पर बैठे हैं, वो लगातार उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। इससे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश जागेश्वर धाम के दर्शन किए थे, और हम देख रहे हैं कि उसके बाद किस प्रकार से आदि कैलाश और जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहूँगा कि हमने उत्तराखंड से कैलाश पर्वत सहित अन्य पर्वतों के पवित्र दर्शनों की जो सुविधा है वह भी प्रारंभ कर दी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनने पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से राज्य की 21 जल विद्युत परियोजनाएं, देहरादून की एलिवेटेड रोड, रिंग रोड परियोजना पर भी प्रधानमंत्री से बातचीत की। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में रोपवे के क्षेत्र में होने वाले कार्यों में तेजी आ सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से मांग की गई। अभी हरियाणा के आम चुनाव हुए, हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के नौजवानों ने, हरियाणा के किसानों ने और वहाँ के हर वर्ग ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। और तीसरी बार वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाई है। तेजी से हरियाणा का विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी है इस अवसर पर। और साथ ही उत्तराखंड राज्य के जो हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं
वो हमारा 21 जल विद्युत की परियोजनाएं हैं। देहरादून का जो हमारा एलिवेटेड रोड बनकर आ रहा है, यहाँ पर रिंग रोड का काम होना है। इसके साथ साथ हमारे रोडवे के जो काम हमारे काफ़ी समय से चल रहे हैं, उनकी थोड़ा जल्दी से वो काम पूरे हों, उन पर तेज़ी आए। और भी जो समसामयिक विषय हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ के बारे में स्वयं सब जानते हैं और उनका मार्गदर्शन भी लिया और विशेषकर हरियाणा की जीत की बधाई दी। और कल पीटी उषा जी से मिला था, ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से उत्तराखंड में नेशनल गेम्स पर जो असमंजस था वो अब दूर हो चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के सामने नेशनल गेम को लेकर पूरा मामला रखा और अब 38वें नेशनल गेम्स के साथ उत्तराखंड में ही विंटर नेशनल गेम्स भी होंगे। लंबे इंतजार के बाद भी जब 38वें नेशनल गेम्स के आयोजन की तारीख पर असमंजस दूर नहीं हो पा रहा था, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसकी पहल करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा से मुलाकात कर पूरा मामला उनके सामने रख दिया। मुख्यमंत्री की पहल पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ने उत्तराखंड सरकार के आयोजन की तारीखों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हमने निवेदन किया कि लंबे समय से हमारे यहाँ क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था, तो उसके लिए कल उन्होंने तिथि घोषित कर दी है। 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य में आयोजित किए जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं पीटी उषा जी का, ओलंपिक संघ का सबका धन्यवाद करता हूँ और अब हम इसकी तैयारी करेंगे। हमारे सभी लोग मिलकर सभी स्थानों पर, पूरे देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हैं, उनसे अनुभव लेते हुए और कि हमारा खेल एक विशिष्ट हो, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में आकर लोग खिलाड़ी देश दुनिया के आए और एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएं। साथ ही हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे उत्तराखंड के नवोदित उदयमान, जो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी हमारी इस राज्य की पहचान हो, तो ये हमारे लिए बड़ा अवसर है। प्रदेश हित में एक बड़ी खबर आई है और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस नवरात्र के समय में हमारा प्रदेश जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा था, आज ही भारतीय ओलंपिक संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक घोषणा जो तिथि के संदर्भ में होनी थी, आज औपचारिक तिथियों की घोषणा हो गई है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हमारे राष्ट्रीय खेल जो है वो आयोजित होंगे। निश्चित रूप से हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए, हर उत्तराखंडी खिलाड़ी के लिए बहुत गर्व के क्षण होंगे। मैं प्रदेश को इस घोषणा के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश में इस 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी को बेहतरीन करके दिखाएंगे और एक ऐतिहासिक आयोजन जो है ये आने वाले समय में होगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ पूरे उत्तराखंड के अपने उत्तराखंड के भाई बहनों और हमारे खिलाड़ियों को कहना चाहती हूँ। तो लोकसभा चुनाव में परिणाम हो या विधानसभा चुनाव का परिणाम, जो अयोध्या में हुआ, जो बद्रीनाथ में हुआ, वो क्या केदारनाथ में भी हो सकता है। फिलहाल बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। 6 महीने के भीतर चुनाव आयोग को यहां चुनाव कराना है। उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस की तैयारी भी शुरू हो गई है। टक्कर भी यहां कांग्रेस और भाजपा के बीच खूब दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ चुनाव की तरह ही केदारनाथ में भी भाजपा के लिए कई चुनौतियां खड़ी, जिनसे निपटने में पार्टी को खासा मशक्कत करना पड़ सकता है। केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव अब चर्चा का मुद्दा बनने लगा है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी जीत का दम भर रही है। हरियाणा चुनाव में मिली जीत से गदगद भाजपाई केदारनाथ में भी बम्पर जीत की उम्मीदें लगाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की खोज में अब जुट गई है। बाकायदा प्रत्याशी को लेकर सर्वे से चेहरे की तलाश की जा रही है। कांग्रेस पहले सर्वे और फिर प्रत्याशी पर जनता की राय और उसके बाद हाईकमान से बातचीत कर जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी को मैदान में उतारकर उपचुनाव में अपनी जीत का सपना संजो रही है। केदारनाथ चुनाव इसलिए भी चर्चाओं का विषय बन गया है
क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए केदारनाथ की यात्रा कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आपदा से पहले, आपदा के बाद केदारनाथ की पैदल यात्रा कर संगठन को मजबूत करने का संदेश दे रहे हैं, जबकि बीजेपी ने चुनाव को गंभीरता से लेते हुए 5-5 कैबिनेट मंत्री केदारनाथ विधानसभा के 5 ब्लॉक में उतार दिए हैं। बीजेपी ने मंत्रियों के साथ साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को इस उपचुनाव में जिम्मेदारी देने का काम किया है, मगर कांग्रेस को उम्मीद है कि बद्रीनाथ में जो हुआ वो केदारनाथ में भी होगा। नहीं, हम उसमें नहीं, हम देखिए, मैं कह रहा हूँ हमारी दूसरी सर्वे इस समय चल रही है। 17 हम एक्सपेक्ट 14-15 कर रहे हैं, 16-17 तक भी अगर वो रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद हमारे पर्यवेक्षक वहां जाएंगे, जिसको भी हाईकमान और हमारे सीनियर्स तय करेंगे, वो वहां जाएंगे और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स, सर्वे की रिपोर्ट्स को आपस में मिलान करने के बाद हाईकमान को सूचित कर दिया जाएगा और हाईकमान जो भी निर्णय देगा उस पर फिर पार्टी आगे बढ़ेगी। बीजेपी की तरफ से इस उपचुनाव को गंभीरता के साथ साथ लड़ने का काम किया जा रहा है। बीजेपी चाहती है जो सबक उसे बद्रीनाथ उपचुनाव में मिला है, उससे सीख लेकर इस उपचुनाव को जीतने का काम किया जाए। बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जीत को लेकर आश्वस्त है और विपक्ष को मात देने की रणनीति का ताना बाना बुन रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, केदारनाथ ऐसी भी एक ऐसी सीट है जहाँ पे माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा लगाव है केदारनाथ धाम से। देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 7-8 बार केदारनाथ धाम आ गए, जिन्होंने केदारनाथ कायाकल्प करने में कोई अपनी कमी नहीं छोड़ी। केंद्र की पूरी सपोर्ट हमको मिली। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम को बनाने के लिए मोदी जी ने 10 साल में बहुत कठिन परिश्रम भी किया है। वहाँ की जनता बहुत विश्वास करती है माननीय मोदी जी के ऊपर, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के ऊपर। और इस चुनाव से हमारे को जो इम्पेटस मिलेगा वो सिर्फ केदारनाथ चुनाव नहीं, अभी महाराष्ट्र का चुनाव होना है, झारखंड का चुनाव होना है, हमारे 10 बाई इलेक्शन यूपी के पेंडिंग है। इन चुनाव में भी हरियाणा का चुनाव बहुत अच्छा एक छाप छोड़ेगा। मैं अभी 2 बार 3-3 दिन का दौरा कर वहां पर आया हूँ और प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के लिए जो किया है, अगर आप लोग गए होंगे तो केदारनाथ का जो कायाकल्प किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक केदारनाथ की धरती से उत्तराखंड का होगा। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हॉट इसलिए भी बन गया है क्योंकि यहाँ से पीएम मोदी का खास लगाव है। देश के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो केदारनाथ धाम 8 बार आ चुके हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि विपक्ष कैसे उपचुनाव में अपनी जीत का सिलसिला कायम रख पाता है और धामी सरकार कैसे केदारनाथ की जनता को भरोसा दिलाती है जिससे बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो सके। आबे कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केदारनाथ विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चयन को लेकर आंतरिक सर्वे शुरू कर दिया। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षक विधानसभा जाएंगे और प्रत्याशी के बारे में आम लोगों के साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। हालांकि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस पार्टी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्याशियों का पैनल शीर्ष नेतृत्व को भेजेगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चयन की दिशा में सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संभवतः 16 या 17 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट पीसीसी के पास पहुंच जाएगी। नहीं, हम देखिए, मैं कह रहा हूँ हमारी दूसरी सर्वे इस समय चल रही है। 17 हम एक्सपेक्ट 14-15 कर रहे हैं, 16-17 तक भी अगर वो रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद हमारे पर्यवेक्षक वहां जाएंगे, जिसको भी हाईकमान और हमारे सीनियर्स तय करेंगे, वो वहां जाएंगे और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स, सर्वे की रिपोर्ट्स को आपस में मिलान करने के बाद हाईकमान को सूचित कर दिया जाएगा और हाईकमान जो भी निर्णय देगा उस पर फिर पार्टी आगे बढ़ेगी। नहीं, हम देखिए, मैं क्या तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन, जिसका संशोधन हुआ, विधेयक 2024 पर गठित प्रवर समिति के कार्यकाल के संबंध में निर्देश जारी हुए हैं। इस बीच प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उत्तराखंड संशोधन के लिए प्रवर समिति का गठन किया था। तो नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे देश में माता के मंदिरों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तगण मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना कर
माना जाता है कि माता को उनकी पसंद की चीजें अर्पित करने से वो आप पर प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाकर रखती हैं। राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध सिद्धपीठ डाट काली मंदिर में भी भक्तगण माता को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में इन दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। तो सिद्धपीठ डाट काली मंदिर में भक्तों का जन सैलाब और मां के 9 स्वरूपों की पूजा हो रही है। नवरात्रि पर जो भक्तों की भीड़ है वो पूरी तरीके से पड़ रही है और आपके बता दें कि मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है पूरे विधि विधान के साथ। और नवरात्रि के दरमियान सप्तशती का पाठ भी किया जाता है तमाम मंदिरों में और पाठ करके मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो हमारे मुहर्रम चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि भीड़ जो है वो माता रानी के दर पे आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देहरादून की रक्षा करने वाली कहते हैं ना कि द्वार पे हमारी माता रानी हमारे देहरादून की रक्षा करती है, उत्तराखंड की रक्षा करती है। उसमें जितने भी भक्तजन है वो सुबह 3:30 बजे से यहाँ पर लाइन लगा के माँ के दर्शन करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आज सप्तमी है और 12 बजे से अष्टमी लग जाएगी, उस वजह से अष्टमी की वजह से आज भीड़ जो भक्तजनों की भीड़ है वो लंबी लंबी लाइन लगती आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भारत सरकार की कोशिश जारी है, जिसके चलते पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू हो गई है। तो वहीं उत्तराखंड में यूपीसीएल के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी शुरू हो गई। नैनीताल जिले में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर यूपीसीएल नैनीताल के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि स्मार्ट मीटर एक आधुनिक उपकरण है जो उपभोक्ताओं को उनकी बिजली की खपत की सटीक जानकारी देता है। इससे उपभोक्ता अपनी बिजली उपयोग का सही अंदाजा लगा सकेंगे और अनावश्यक खर्च से बच सकेंगे। हमारे जो नैनीताल जनपद है इसमें स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है और इसमें जो हमारा कार्य करने का जो तरीका रहेगा वो पूरे 10 साल का ये प्रोजेक्ट है और इसमें उपभोक्ता पर इसकी कोई भी लागत नहीं लगनी है। सारा जो भी ये व्यय आएगा इस परियोजना पर ये भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के संसाधनों से इसका वहन किया जाएगा। ये जो हमारी परियोजना चल रही है इसमें नैनीताल जिले में लगभग 1,72,000 उपभोक्ता हमारे कवर होंगे और इसमें जो हमारे जनपद का मैदानी क्षेत्र है वो पूरा कवर होगा। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में जो नगर निकाय क्षेत्र हैं, मतलब कि जो नगर पालिकाएं, नगर पंचायत वगैरह हैं, वो क्षेत्र इसमें कवर किए जाएंगे। और इसमें जो मीटर लगाने का जो हमें समय हमारे पास है वो 27 महीने का है। उसके बाद 93 महीने तक जो है लगाने वाली कंपनी इस सारे प्रक्रिया को मैनेज करेगी। और जो हमारे मीटर लग रहे हैं स्मार्ट मीटर वो प्रीपेड मीटर होंगे। वो मोबाइल ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपने मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं और मोबाइल ऐप पर उनके मीटर पर बिजली खपत इत्यादि जानकारियां। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है, जिससे निजात पाने के लिए कई बार सरकारों ने कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन आज तक प्रदेश में पलायन को रोकने के लिए कोई ऐसा रास्ता तैयार नहीं किया है जिससे पलायन को रोका जा सके। उत्तराखंड में हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करती है, जिनकी गांव की कृषि भूमि पर कोई भी खेती नहीं होती और भूमि की उपज क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इसी कारण प्रदेश में हर साल कृषि भूमि तेजी से घट रही है, लेकिन कृषि विभाग इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। पूर्व कृषि मंत्री प्रसाद नैथानी ने भाजपा सरकार और मौजूदा कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कृषि मंत्री रहते हुए प्रदेश में एक सर्वे कराया गया था, जिसके अनुसार प्रदेश में 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, लेकिन तेजी से हो रहे पलायन की वजह से 2,45,000 हेक्टेयर भूमि बंजर हो चुकी है। लेकिन ना तो सरकार कोई सर्वे करवा रही है और ना ही इस पर खासा ध्यान दे रही है। अब इस प्रदेश के भू कानून का अध्ययन कर रहा है, जरूरत पड़ेगी कि हम फिर जैसा कानून लागे तो हम उसको भी लाएंगे, लेकिन
कृषि की भूमि को बचाना अब हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि आज 24 साल के अंदर 2 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि या विकास के नाम पर या अन्य नाम पर चली गई है और आगे इसको रोकना होगा, ताकि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम अपना उत्पाद ला सकें। देखिए, ये सरकार झूठ बोल रही है। हमारे जो टोटल जो आबादी है, उस आबादी का आपका जो 9 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी उपज की है, जिसमें से 2,65,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो खत्म हो चुकी है, बिक चुकी है। तो आज हमारे पास कुल 7 लाख हेक्टेयर जमीन बची है कृषि उपज की। तो उस रूप में सरकार बताए कि ये 2,65,000 हेक्टेयर जमीन क्यों बिकी, क्या कारण थे। तो इसकी वजह से जो सरकार का कहना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो बंजर खेत हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फील्ड उनका आइडेंटिफाई करे। मैं कृषि मंत्री था, मैंने अपने जमाने में पूरे प्रदेश में एक भूमि का पूरा एक जिसको कहते हैं सर्वे कराया। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।